अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पे। इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पे तो हम देखते हैं अपना पहला ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द बैंक रेट बाय 1%। बोलते हैं अगर आरबीआई ने, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है ना उसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहते हैं अगर आरबीआई ने बैंक रेट को डिक्रीज किया बाय 1% तो उससे क्या होगा। नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, नो चेंज इन द मार्केट लिक्विडिटी, मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट्स बाय कमर्शियल बैंक्स, बोथ ए एंड बी। इसमें से राइट आंसर है मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। वो कैसे हैं मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना आरबीआई, उसने क्या किया है, उसने बैंक रेट को डिक्रीज किया है। जब बैंक रेट को डिक्रीज किया है, जो हमारे बैंक्स हैं ना, जो बाकी बैंक्स हैं ना, कॉमर्शियल बैंक्स, कोई भी बैंक हो, वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा पैसा उठाएंगे। किससे किससे आरबीआई से। मीन्स उन्हें इस टाइम पैसा मिल रहा है, उन्हें इस टाइम लोन, एक किस्म से आप समझिए उन्हें लोन मिला चीपर रेट्स पे। उससे क्या होगा, जब बैंक्स को मिला लोन चीपर रेट्स पे, कम रेट देनी पड़ी, बैंक्स क्या करेंगे, ये पब्लिक को भी बहुत पैसा देंगे, मतलब पब्लिक को भी ये चार्ज करेंगे कम इंटरेस्ट। तो उससे क्या होगा, जब कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, पब्लिक जाएंगे, जो भी लोग हैं ना वो जाएंगे बैंक्स के पास और वहाँ से लोन लेंगे। इसका मतलब है हमारे यहाँ पब्लिक के पास मार्केट में बहुत पैसा आ जाएगा, मोर लिक्विडिटी, इनफ्लो, मार्केट में क्या हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ मनी हो जाएगा। पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आरबीआई ने रेट की कम, उसकी वजह से बैंक्स को मिला लोन लेस रेट पे, लेस इंटरेस्ट रेट पे। तो बैंक्स ने क्या किया, उन्होंने पब्लिक से भी कम इंटरेस्ट चार्ज किया। उससे क्या हुआ, पब्लिक ने बहुत पैसा उठाया बैंक से, तो मार्केट में क्या हुआ, इनफ्लो हुआ ना, बहुत पैसा आया। तो मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट इज द राइट आंसर। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ। बोलते हैं जो 1 रुपी नोट है ना, 1 रुपी नोट, उस पे साइन कौन करता है। नीचे कुछ ऑप्शंस है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर देन द गिवन ऑप्शंस। राइट आंसर आपको पता है, जो 1 रुपी नोट है ना, जो 1 रुपी नोट है ना, उसको साइन कौन करता है, उसको करता है साइन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्योंकि जो 1 रुपी नोट है ना, इसे इशू कौन करता है, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपी नोट को इशू करती हैं, ये आप बिल्कुल याद रखें, क्योंकि बेसिक हमारी डिनोमिनेशन जो मनी की है ना, दैट्स 1 रुपी। तो इसको इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साइन कौन करता है, साइन करता है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आया समझ में। सो दिस इज द राइट आंसर। 1 रुपी नोट के बाद जो भी नोट्स बनते हैं ना, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज, 2000 रुपीज, जितने भी नोट्स बनते हैं ना, उसके बाद 1 रुपी के ऊपर ऊपर जो भी नोट्स बनते हैं ना, उन्हें आरबीआई इशू करता है। आरबीआई उन्हें इशू करता है, और उन नोट्स पे कौन करता है साइन, उनको करता है आरबीआई गवर्नर साइन। आरबीआई का जो गवर्नर है ना, वो साइन करता है। जो 1 रुपए से ऊपर ऊपर नोट्स बनते हैं ना, उन्हें आरबीआई इशू करता है, और आरबीआई का ही गवर्नर उन्हें साइन करता है। 1 रुपी नोट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इसको साइन करता है। आया समझ में। गवर्नर ऑफ आरबीआई नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 रुपी से आगे आगे को साइन करता है। राइट आंसर इज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ हम देखिए, क्वेश्चन है,
current account becomes dormant when there are no withdrawals for the last say 3 months, 6 months, 24 months, 12 months. आपको बोलना आपका करंट अकाउंट कहाँ होता है? ये घर में होता है कि बैंक के पास होता है? ये बैंक में हम खोलते हैं करंट अकाउंट. बोलते हैं आपका करंट अकाउंट डोरमेंट कब बनेगा, कितने महीनों के बाद. अब ये क्या होता है, मतलब डोरमेंट ये होता है इनऑपरेटिव. मतलब आपका एक किस्म से समझाऊंगी, आपका अकाउंट बंद हो गया. क्यों हो गया बंद? आपने कोई विड्रॉवल नहीं लगाई है. शॉर्ट में समझाऊंगी, एक अकाउंट बंद हो जाता है, करंट अकाउंट तब होता है बंद, इनऑपरेटिव बन जाता है या डोरमेंट बन जाता है जब इसमें ना कोई डेबिट एंट्री गई हो ना क्रेडिट एंट्री गई हो, ना हमने कुछ डिपॉजिट किया है ना वहाँ से कुछ निकाला है. लेकिन कब तक? अगर 2 साल तक, 2 years तक हमने कोई ट्रांजैक्शन इन और आउट की नहीं की, इसमें ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो हमारा अकाउंट उस टाइम डोरमेंट बन जाता है, इनऑपरेटिव बन जाता है. अब इसमें से देखेंगे 2 years कौन आएगा? 24 months है ना, 24 months को ही बोलते हैं 2 years. सो द राइट आंसर इज 24 months. चाहे आपको 24 months आए वहाँ पे या 2 years आए, आप याद रखें 2 साल तक अगर हमारा कोई विड्रॉल नहीं हुआ या कोई इन आउट नहीं हुआ तो हमारा अकाउंट इनऑपरेटिव बन जाएगा, डोरमेंट बन जाएगा. राइट आंसर इज 24 months. 24 months इज द राइट आंसर. यहाँ देखिए क्वेश्चन है, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स आर डिटरमाइंड बाय. देखिए अगर ये इन जनरल आपसे क्वेश्चन है, पब्लिक है ना, पब्लिक, आप आएंगे पब्लिक में, मैं आऊँगी पब्लिक में, जो भी दुनिया में लोग रहते हैं ना वो क्या करते हैं, वो बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करते हैं, चाहे इन करें आउट करें, लेकिन हम इस टाइम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं. पब्लिक रखते हैं ना पैसा बैंक में. तो आप मुझे बोलिए, अगर आपने 1 लाख रुपीज़ बैंक के पास रखा, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है. आप क्यों बैंक के पास पैसा रखते हैं? ताकि आप कुछ कमाएं. आपको बोलते हैं अगर आपने ये 1 लाख आज रखा, 5 साल के बाद हम आपको 2 लाख देंगे, डबल. मैं एग्जाम्पल, आई एम साइटिंग एन एग्जाम्पल है, आपको डबल मिलेगा. ये डबल क्या हुआ? जो आपको एक्स्ट्रा 1 लाख मिला मीन्स आपको इंटरेस्ट मिला. अब आपको यही बोला गया है, जब पब्लिक करते हैं ना डिपॉजिट बैंक्स में, तो ये जो इंटरेस्ट की रेट है ना, इसे कौन डिटरमाइन करता है? नीचे ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द बैंक इटसेल्फ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर देन द गिवन ऑप्शंस. राइट आंसर इज द बैंक इटसेल्फ. जिस बैंक में आप डिपॉजिट करेंगे ना, वहाँ का बैंक खुद डिसाइड करता है हमें डिपॉजिट्स पे कितना इंटरेस्ट रखना है, कितना हम देंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है HDFC बैंक और है JK बैंक. क्या पता ये डिपॉजिट्स पे 10% दे और ये 9% दे, अपनी मर्जी होती है. ऐसे नहीं सुनते आप आम लैंग्वेज में, कोई बैंक अच्छी रेट देता है, चार्जेस कम लेता है, कोई बोलता है HDFC में ज़्यादा चार्जेस लगते हैं. तो ऐसी बात होती है. जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स है ना, वो बैंक खुद डिसाइड करता है. बैंक इटसेल्फ इज द राइट आंसर. यहाँ देखिए क्वेश्चन है, द हेड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज. आपको जो RBI है ना, दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. इस कंट्री का सेंट्रल बैंक है RBI. अब आपको बोला गया है इस RBI का हेड कौन है? हेड नीचे कुछ ऑफिशियल्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ बैंकिंग डायरेक्टर, RBI गवर्नर. अगर आपको पता हो कि RBI में इसको चलाने के लिए इसमें 21 मेंबर्स होते हैं. 21 में से 5 ऑफिशियल्स होते हैं, 16 नॉन ऑफिशियल्स होते हैं, और इस 5 में से भी एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं. आया समझ में? और ये जो हेड है ना, हेड इसका गवर्नर होता है और वो एक ही बंदा होता है, वो 2-3 गवर्नर्स नहीं होते हैं. गवर्नर 1 होता है, डिप्टी गवर्नर्स 4 होते हैं. तो राइट आंसर इज RBI गवर्नर इसका हेड होता है. अगर आपको ऐसे आएगा क्वेश्चन, RBI में डिप्टी गवर्नर्स कितने होते हैं? वो 4 होते हैं. आया समझ में?
टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 21। ऑफिशियल कितने हैं? 5 है ऑफिशियल, 16 है नॉन ऑफिशियल्स। कितने ऑब्जेक्टिव्स इसी एक क्वेश्चन में निकले? कितने ऑब्जेक्टिव्स आप खुद ही सोचें। 21 मेंबर्स हैं, 5 हैं ऑफिशियल्स, 16 है नॉन ऑफिशियल्स, 1 है गवर्नर, 4 हैं डिप्टी गवर्नर्स। आप सारी बातें याद रखें, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन आरबीआई गवर्नर इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डज आरबीआई रेगुलेट्स थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस। बोलते हैं जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस में डील करता है ना, तब क्या होता है? आरबीआई का मकसद क्या होता है उसमें, जब वो उसमें डील करता है आरबीआई का क्या मकसद होता है? नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बोरिंग पावर्स ऑफ द बैंक, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, नन। कौन सा है इसमें? पहले मैं आपको समझाऊंगी ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होती हैं। आरबीआई क्या करता है? ये सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या बाई करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। क्यों करता है? अगर ये सेल करेगा ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, इसने सेल की मींस इस टाइम क्या होगा? अगर आरबीआई सेल करता है सिक्योरिटीज़ को, इस टाइम मनी मार्केट में इन होगा कि आउट होगा? ये सेल करेगा, मनी कम होगा मार्केट में। क्योंकि आप देखो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना, आरबीआई इनको सेल कर रहा है, जब ये बेच रहा है ना, बैंक्स इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेंगे, यहाँ से आरबीआई को कैश देंगे। आरबीआई के पास कैश आया, सेल करने के टाइम आरबीआई को कैश आया, मींस हमारी कंट्री में, हमारे मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा। अगर आरबीआई अब बाय करता है सिक्योरिटीज़ को, बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, इसे क्या करना पड़ेगा? ये यहीं से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय कर रहा है, मींस आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आएगी, यहाँ से ये बैंक्स को पैसा देगा, मींस इस टाइम मार्केट में पैसा बहुत बहुत आएगा। आपको आया समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसे का इन होना, पैसे का आउट होना। इसका मतलब होता है हम लिक्विडिटी इन इकोनॉमी में इसी के साथ डील करते हैं। कभी इसको पैसा कम करना पड़ता है मार्केट में क्योंकि ज़्यादा ऑलरेडी है, तो ये कंट्रोल कर रहा है, इसको कम करना है। अगर कभी कम है तो इसको ज़्यादा यहीं से पैसा देना है मार्केट को, तो इससे क्या होगा? इससे लिक्विडिटी को ये एडजस्ट करता है। पैसा कम होगा तब पैसा डालेगा मार्केट में, पैसा ज़्यादा होगा तो पैसा निकालेगा मार्केट से। तो राइट आंसर इज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। इसी को मैनेज करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के साथ डील करता है। आया समझ में? लिक्विडिटी इन इकोनॉमी इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल मार्केट where debts and stocks are traded and maturity period is more than 1 year, उसे क्या कहेंगे? उसे कौन सा मार्केट कहेंगे जहाँ पे हम वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ डील करेंगे जिनका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर है, 1 साल से ज़्यादा जिनका मैच्योरिटी पीरियड है, और उस मार्केट में हम वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करते हैं। वो कौन सा मार्केट है? शॉर्ट टर्म मार्केट, कैपिटल मार्केट, काउंटर मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट। कोई बोलेगा वो होगा लॉन्ग टर्म मार्केट। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ दैट मार्केट इज द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां हम उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। आया समझ में? कैपिटल मार्केट इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है, द मार्केट इन विच न्यू सिक्योरिटीज की बात की है, नए शेयर्स, जैसे नया इक्विटी हमें लॉन्च करना है। न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द कॉरपोरेशंस टू रेज फंड्स आर कॉल्ड। आपको वो मार्केट इस टाइम बोलना है,
अभी क्या था जिसमें मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर है। अब आपको वो मार्केट बोलना है जिसमें हम नए सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं। नए सिक्योरिटीज़ मीन्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर इशूइंग द शेयर्स, उसे बोलते हैं न्यू सिक्योरिटीज़। तो वो कौन सा मार्केट होता है? क्या वो प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, ग्रॉस मार्केट होता है, प्रोसीडियस मार्केट होता है? द राइट आंसर इज प्राइमरी मार्केट। इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। मतलब कंपनीज पहली बार जब नए शेयर्स लॉन्च करेगी ना, मतलब इन्हें पब्लिक से पैसा उठाना है। अब मतलब ये घर घर जाएंगे, ये प्राइमरी मार्केट में इसका ऑपरेशन करवाते हैं, शेयर्स को इशू करवाते हैं थ्रू प्राइमरी मार्केट, वहाँ से पब्लिक शेयर्स को खरीदते हैं, पैसा आता है प्राइमरी मार्केट में, फिर वो देते हैं ये कंपनीज को। आया समझ में? प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यूज मार्केट होता है, इसे न्यू इश्यूज मार्केट भी कहते हैं। सो राइट आंसर इज प्राइमरी मार्केट। यहाँ देखें, क्वेश्चन है बॉन्ड्स विच आर सोल्ड एट अ वेरी हाई डिस्काउंट एंड डू नॉट गिव एनी पीरियोडिक कूपन आर कॉल्ड। क्या उन्हें डिस्काउंट बॉन्ड्स कहेंगे, प्रीमियम बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स? आप सोचिए, आपको बोला गया है वो बॉन्ड्स जिनमें डिस्काउंट बहुत हाई हो, जो इश्यू किए गए होंगे बहुत हाई डिस्काउंट पे, और लास्ट में हमें कूपन रेट नहीं है, पीरियोडिक कूपन रेट नहीं है। वो ऐसे पहले समझाऊंगी। बॉन्ड्स है ना, जैसे ये 100 रुपीज़ का है, 1000 रुपीज़ का है, आपको बोलेंगे हर साल के बाद या हर महीने के बाद आपको इस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये हैं बॉन्ड्स। अब कुछ ऐसे टाइप के बॉन्ड्स हैं, आपको बोला गया है ये है ना बॉन्ड, देखिए आप इस टाइम इसको खरीदे, आपको इस टाइम पब्लिक से बोला जाता है आपको इस टाइम पेमेंट करनी है इसकी 1000, और जब इसका टेन्योर आ जाएगा, जब इसका टर्मिनेशन पीरियड आ जाएगा, जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब आपको कंपनी देगी 1100। ये है ना, ये 100, ये आपका इंटरेस्ट बनता है। आया समझ में? अब दूसरे टाइप का बॉन्ड है, आपको बोलती है कंपनी देखो पब्लिक, ये बॉन्ड है 1000 का, लेकिन हम आपको ये खाली 600 में दे रहे हैं, आपको खाली 600 देना है, और जब इसका मैच्योरिटी पीरियड आएगा, जब इसका टेन्योर आ जाएगा, हम आपको उस टाइम बराबर 1000 देंगे, बराबर 1000 देंगे। अब आपने पे कितना किया? 600, ये आपको डिस्काउंट पे मिलता है। लास्ट में आपको कितना मिलेगा? 1000। इसमें हिडन होता है इंटरेस्ट 400 का। आया समझ में? मीन्स आपको नहीं बोलेंगे अब ये 1000 का था, आप देंगे 600, फिर एक साल के बाद आपको 1500 मिलेंगे, नहीं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ये हाई डिस्काउंट पे इशू किया, आपको पूरी पेमेंट नहीं करनी पड़ी। ये 1000 का बॉन्ड जो 1000 का बॉन्ड था, ये आपको 600 में मिला, आपको ये बहुत डिस्काउंट पे मिला, और लास्ट में आपको इसका पूरा वैल्यू मिलता है 1000 का, तो है ना आपके लिए 400 हिडन इंटरेस्ट, तो यही होता है ना। लेकिन इन बॉन्ड्स को कहा जाता है कि हम ये हाई डिस्काउंट पे इशू करेंगे, पीरियोडिक कूपन मतलब पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं होगा, जैसे बाकी बॉन्ड्स पे होता है, हर महीने के बाद आपको 10% मिलेगा, हर साल के बाद आपको 25% मिलेगा, इसमें ये नहीं होता है। तो राइट आंसर इन्हें कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। आप ख्याल रखिए कोई ये ना लिखे एग्जाम में डिस्काउंट बॉन्ड्स ये नहीं है, इसे बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए, आपसे क्वेश्चन है हु रेगुलेट्स द मनी मार्केट इन इंडिया। इंडिया में मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? नीचे है ऑप्शन सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निफ्टी। द राइट आंसर इज आरबीआई। आरबीआई ही मनी मार्केट को मैनेज रेगुलेट करता है इंडिया में। हाँ, सो आरबीआई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स का बेनिफिट कौन सा नहीं है? नॉट, जो नॉट वाला होगा ना उसी को टिक करना है। अब ट्रेजरी बिल्स क्या होती हैं? ट्रेजरी बिल्स होती हैं मतलब ये गवर्नमेंट, आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट।
देखिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। अब मतलब गवर्नमेंट हर घर में जाएगा, हमें पैसा चाहिए, तो शर्म की बात है। अगर गवर्नमेंट लोग ही पूरा पूरा पार्लियामेंट ही एक एक घर में जाएगा, हमें पैसा चाहिए, आपको लगता है ना ये इमेज डाउन करेगी गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए ना, वो आरबीआई को बोलता है आप मेरे बदले ट्रेजरी बिल्स को इशू कीजिए, और जो वहाँ से आपको पैसा मिलेगा वो आप हमें दीजिए, पब्लिक से जो पैसा मिलेगा। अब आपको बोला गया है इस ट्रेजरी बिल्स की बेनिफिट्स में कौन नहीं है। ज़ीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क बीइंग सॉवरेन पेपर, ये तो इसका बेनिफिट है। क्यों क्या इसमें ज़ीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क क्यों होती हैं? गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट, अगर आपका पैसा गवर्नमेंट के पास है ना 5,000, मे बी आपको 10 साल तक भी ये ना मिले, लेकिन आपको ये 11वीं साल में ज़रूर मिलेगा। कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट किसी का पैसा नहीं खाती। मे बी अगर आप कंपनी में पैसा डालेंगे ना, क्या पता वो डूब गई कंपनी और आपको पैसा नहीं मिलेगा। जज भी, कोर्ट में भी यही फैसला होगा, कंपनी इंसॉल्वेंट है, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट नहीं होती, गवर्नमेंट किसी भी हाल में चीट नहीं करती, आपका पैसा गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा सेफ होता है। तो यही कहा गया है, ज़ीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क है इसमें, ठीक है, ये तो इसका पहला ही बेनिफिट होता है। हाई लिक्विडिटी मनी मार्केट, क्योंकि ये ट्रेजरी बिल है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है, ये जल्दी जल्दी कन्वर्ट होता है कैश में, ये तो हाई लिक्विडिटी है इसमें। नीचे है चौथी वाली ऑफिशियल ट्रांसपेरेंसी, सच में ट्रांसपेरेंसी इसमें होती है, ये तो इसका बेनिफिट है। हायर रिस्क, यहाँ पे इसने बोला हायर रिस्क, दिस इज नॉट द बेनिफिट, ये बेनिफिट नहीं है। तो यही पूछा है इन्होंने, बेनिफिट कौन सा नहीं है। सो हायर रिस्क इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट के मतलब बॉन्ड्स को ले, ट्रेजरी बिल्स को ले, उसमें रिस्क नहीं होती, उसमें सबसे कम रिस्क होती हैं अगर हम गवर्नमेंट का कोई चीज़ खरीदें। आया समझ में? गवर्नमेंट की बॉन्ड्स को खरीदे, गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स को खरीदे। सो हायर रिस्क इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये इसका बेनिफिट नहीं है। इसने भी यही बोला कि कौन सा बेनिफिट नहीं है। आया समझ में? यहाँ देखें, आपको बोला गया कमर्शियल पेपर्स आर इशूड बाय। कमर्शियल पेपर आप समझे, ये भी एक शॉर्ट टर्म मेथड होता है जिससे हम पैसा रेज करते हैं, जिससे पैसा रेज किया जाता है। कंपनी या आपको बोला है ये कौन इशू करता है? कमर्शियल बैंक्स, कॉरपोरेट्स, रीजनल रूरल बैंक्स या आरबीआई। इन चारों में से कौन कमर्शियल पेपर्स को इशू करता है? राइट आंसर इज कॉरपोरेट्स। जो कंपनीज होती ना, मगर आपको ज़रूरी याद रखना है, हाईली रेप्यूटेटेड फर्म्स, हाईली रेप्यूटेटेड फर्म्स, ये नहीं वो फर्म जिसकी नेटवर्थ होगी 1 लाख, नहीं, वो नहीं कर सकती कमर्शियल पेपर्स को इशू। ये जिनकी करोड़ में होती है ना नेटवर्थ, वो करती हैं इशू, जो बहुत बड़ी लेवल पे बिजनेस करती हैं, बहुत अच्छी रेपुटेशन होती हैं। अगर उनको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा चाहिए तो वो जल्दी जल्दी कमर्शियल पेपर्स मनी मार्केट में इशू करती हैं, और पैसा यूं 2 दिनों में वो रेज करती हैं, मतलब कुछ ही दिनों में रेज करती हैं, बहुत जल्दी। कॉरपोरेट्स इसे इशू करती हैं, कॉमर्शियल बैंक्स नहीं है। हालांकि यहाँ पे कमर्शियल लिखे हैं, यहाँ पे भी कमर्शियल है, आप कंफ्यूज ना हो जाए। कमर्शियल कमर्शियल, अच्छा ये मिलते हैं, सजते हैं, तो यही आएगा। सजना मिलना ये नहीं होता है एमसीक्यूज, आई मीन से इन एग्जाम्स, पूरा अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। कमर्शियल पेपर्स आर इशूड बाय कॉरपोरेट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन या कमेटी। आपको बोला है आरबीआई किसकी रिकमेंडेशन से बनाया गया था, किस कमेटी या किस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि इंडिया में आरबीआई बनाने की ज़रूरत है। नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, नरसिम्हा कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, दंतवाला कमेटी, मेहता कमीशन। राइट आंसर इज हिल्टन कमीशन इज द राइट आंसर। इन्होंने ही रिकमेंड किया कि हमें आरबीआई इंडिया में बनाना चाहिए। आया समझ में? यहाँ देखें, क्वेश्चन है, द रेट्स एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज कॉल्ड। आप हमें बोलिए वो रेट, उसका नाम क्या है, उस रेट का, व्हाट इज द नेम ऑफ द रेट, उस रेट का नाम क्या है
जिस पे आरबीआई लेंड करता है, पैसा देता है बैंक्स को अंडर, लेकिन किस स्कीम के अंडर? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या वो रेपो है, रिवर्स रेपो है, बैंक रेट है, कैश रिजर्व रेशो? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आपको पता है क्या आता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आता है रेपो और रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो, इसे बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट भी। आप यहाँ देखिए रेपो में क्या, पहले मैं समझाऊंगी रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में आरबीआई ही बैंक से लोन लेता है, आरबीआई ही बैंक से लोन लेता है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो। लेकिन रेपो में क्या होता है? आरबीआई ही बैंक्स को लोन देता है, आरबीआई लेंड्स लोन टू बैंक्स, लोन टू बैंक्स। आपको यही पूछा गया है कि आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्ट फैसिलिटी में जब बैंक्स को ही लोन देगा उसे क्या कहेंगे? इसे रेपो कहेंगे। रिवर्स में तो आरबीआई ही पैसा लेगा, किन से? बैंक से, बैंक ही लोन प्रोवाइड करेंगे आरबीआई को, ये तो नहीं आएगा यहाँ पे, आरबीआई को ही लोन मिलता है। रेपो में आरबीआई ही लोन देता है बैंक्स को। सो राइट आंसर इज रेपो रेट। आपको यही पूछा गया है जहाँ पे आरबीआई ही लोन देगा बैंक्स को। राइट आंसर इज रेपो रेट। आ समझ में? यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो नोन एज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का दूसरा नाम क्या है? क्या उनका नाम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, फाइनेंशियल सिस्टम है, एनी ऑफ द अबव? राइट आंसर इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। क्योंकि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये बिटवीन बोरोवर्स या डिपॉजिटर्स, इनके बीच में एक लिंक बनते हैं। अगर किसी को बैंक से लोन उठाना है, पैसा चाहिए, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे पैसा देता है। अगर किसी को बैंक में पैसा डालना है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वो पैसा डालता है। आया समझ में? तो ये इंटरमीडियरीज बनते हैं। द सेकेंड नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। सो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। किस ईयर में इसको एस्टैब्लिश किया गया? सेबी इसको शॉर्ट में भी कहा जाता है। अगर आपको आएगा वहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, वो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आया समझ में? ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि कभी कभार जेकी एसएसबी मतलब एब्रिविएशंस का भी, मतलब क्या किसकी फुल फॉर्म है उसका भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको पूछा गया सेबी व्हाट डज सेबी स्टैंड्स फॉर, द आंसर इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सेबी को किस ईयर में एस्टैब्लिश किया गया? द राइट आंसर इज 1992। 1992 में इसे एस्टैब्लिश किया गया। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है, वन सेकेंड। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ IFMS। अब आप मुझे बोले IFMS क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। आपको बोला गया है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। क्या उसमें फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं? क्या उसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? क्या उसमें फाइनेंशियल मार्केट्स आते हैं? ऑल ऑफ दीज। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का क्या नाम है दूसरा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये मैंने आपको अभी बोला। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे शेयर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, कॉमर्शियल पेपर्स। फाइनेंशियल मार्केट्स, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। आया समझ में? और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सब का बना हुआ होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये सब कुछ आता है। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। रखा आपने याद? ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ देखिए आप, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर। आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया? जब आरबीआई पहले बनाया गया वो मोस्टली प्राइवेटली ओनर्ड था। नेशनलाइज मीन्स ये कब, इसमें कब पब्लिक ओनरशिप आई? इसमें कब पब्लिक ओनरशिप आई?
मतलब इसमें सारा हिस्सा कब गवर्नमेंट का बना, वो कौन सा साल था जब आरबीआई को फुल्ली नेशनलाइज किया गया? द राइट आंसर इज 1949। 1964 नहीं है, 55 नहीं है, 69 नहीं है, 1949 इज द राइट आंसर। इसमें आरबीआई नेशनलाइज किया, इसमें फुल्ली पब्लिक ओनर्ड बन गया। आया समझ में? ये क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द कंट्री, द आरबीआई में, अगर क्रेडिट फ्लो है ना, शॉर्ट में, अब आपको ये टेक्निकलिटी लगेगी, क्रेडिट को कंट्रोल करना है। अब वो क्रेडिट क्या है? शॉर्ट में, अगर मनी फ्लो को कम करना है कंट्री में, आरबीआई क्या करेगा? ये जो क्रेडिट फ्लो है ना, आपको बिल्कुल भी इससे नहीं डरना है, आपको याद रखना है। इसका शॉर्ट में मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में मतलब है, अगर आरबीआई को पैसा कम डालना या कम करना हो अपनी कंट्री में, आरबीआई क्या करेगा? नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। बाय सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, रिड्यूस सीआरआर, रिड्यूस बैंक रेट। आप अब पहली ऑप्शन देखिए, बाय सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। अगर आरबीआई बाय करता है सिक्योरिटीज को, आप मुझे बोलिए, अगर आप किसी टाइम कोई चीज़ बाय करते हैं, आप दुकानदार के पास गए, आपने एक जैकेट खरीदी, वहाँ से आपको जैकेट मिलेगा, आप पैसे दुकानदार को देंगे। अब यहाँ पे आरबीआई की बात है, आरबीआई अगर बाय करेगा ना सिक्योरिटीज़, इसको सिक्योरिटीज़ आएगी, यहाँ से ये बैंक्स को पैसा देगा, बैंक्स को पैसा देगा, मतलब बैंक्स फिर पब्लिक को पैसे देंगे, इससे तो इनफ्लो आ जाएगा, इससे तो ज़्यादा ही पैसा हो जाएगा, किस में? कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे मार्केट में पैसा आ जाएगा। लेकिन हमें वो बात करनी है जिससे पैसा कम हो जाएगा, कंट्रोल करना हमें क्रेडिट को। अब यहाँ पे दूसरी ऑप्शन है, अगर सेल करेगा, आप सिक्योरिटीज़ को, इस टाइम क्या होता है, आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? ये सिक्योरिटीज़ को बेचेगा, वहाँ से बैंक्स इसको पैसा देंगे। मनी किसके पास आया? मनी गया मार्केट में कि आरबीआई के पास? मनी डायरेक्टली आरबीआई की तिजोरी में गया। सारा मनी जो आ रहा है ना सिक्योरिटीज से, वो आरबीआई के पास आ रहा है। आप मुझे बोलिए, अगर आरबीआई के पास पैसा आ रहा है इस टाइम, तो आप मुझे बोलिए, जो मार्केट है ना, उसमें मनी का कंट्रोल होगा कि एक्सपेंशन होगा? कंट्रोल होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट में, कंट्री में पैसा कम पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा है ना बैंक्स के पास, वो यहाँ जा रहा है, वो आरबीआई के पास जा रहा है। सो द राइट आंसर इज सेल सिक्योरिटीज इन द मार्केट। इसी से हमारा कंट्रोल हो जाएगा क्रेडिट इन द कंट्री। अब आप बोलेंगे रिड्यूस सीआरआर मतना है। अगर सीआरआर हो गया रिड्यूस, इससे क्या होगा? बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, क्योंकि उनको सीआरआर रखना होता है आरबीआई के पास। अगर आरबीआई ने बोला नहीं, अब आपको बहुत कम रखना है मेरे पास, बैंक के पास बहुत पैसा, मींस पब्लिक के पास भी बहुत पैसा पहुंचेगा, ये तो नहीं आएगा, इससे तो मनी ज़्यादा आएगा। रिड्यूस बैंक रेट, ये तो मैंने आपको बोला ही, अगर आरबीआई रेट को कम करता है, बैंक्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा, बैंक्स भी रेट को कम करेंगे, पब्लिक ज़्यादा पैसा लेंगे, क्योंकि कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। आया समझ में? सो द राइट आंसर इज ओनली एंड ओनली सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। इससे हमारा मनी फ्लो कम हो जाएगा, यानी कि हम कंट्रोल कर रहे हैं क्रेडिट इन द कंट्री, इज द राइट आंसर। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे ब्लेस्ड।